हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केएफए लीगल। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है उमर खालिद की जो बेल हुई थी। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम और कई ऐसे लोग हैं जिनको दिल्ली राइट्स 2020 की कंस्पिरेसी के लिए अंदर किया गया है। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है, ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। और मैं ज्यादा इस पे नहीं बात करता, उनकी लोअर कोर्ट में भी बेल खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी। लेकिन एक माहौल बना हुआ था, कई लोग कह रहे थे कि इनको क्यों इनके खिलाफ सरकार है, सरकार के खिलाफ ये बोल रहे हैं। कुछ लोग तो रिलीजन के बेसिस पे भी आ गए थे कि ये मुसलमान हैं इसलिए इनके खिलाफ ये सब हो रहा है। और बहुत चीजें हो रही थी, मैं चुप था, मैंने कहा ठीक है, क्यों बोले यार, अपना काम करो, अपना आगे बढ़ो जीवन में। लेकिन फिर क्या हुआ कि लाइव लॉ मैं पढ़ता हूं और लाइव लॉ सामने खुला हुआ है, इस पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसका नाम था ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस ऑन डिनायल ऑफ बेल टू उमर खालिद एंड अदर्स, जो मनु सेबेस्टियन ने लिखा हुआ है। मैं इस आर्टिकल की तारीफ में दो ही चार वर्ड कहना चाहूंगा कि एक नंबर का बेकार आर्टिकल है। इसमें ना ही कोई चीज फैक्चुअली इन्होंने सही अच्छे से अच्छी भावना के साथ लिखी है, और इंटरप्रेट नहीं, इन्होंने मिस इंटरप्रेट चीजों को किया है। और लाइव लॉ पर अगर ये आर्टिकल पड़ा हुआ है तो दो ही चीजें हैं, या तो लाइव लॉ को एडिटोरियल बोर्ड ने इसको अच्छे से देखा नहीं है, और उन्होंने अगर अच्छे से देखा है तो उनको लॉ नहीं आता है, और हो सकता है कि लॉ आता भी हो तो वो एक एजेंडा रन कर रहे हो। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आई नो दैट इफ आई एम सेइंग ऑन ऑल दीज वर्ड्स ऑन वीडियो, then they can go to court against me for defamation. But डिफेमेशन का भी एक डिफेंस होता है, वो ट्रुथ होता है, ऑनेस्ट ओपिनियन होता है, और ये मेरा वो ओपिनियन है जिसको मैं अंदर प्रूव करूंगा कि किस प्रकार से इसमें एक ऐसी झलक आ रही है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इसी के साथ हम देखेंगे कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उमर खालिद, तो क्या जो लॉ है, जो प्रेसिडेंट है, उसके बेसिस पे उनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आर्टिकल की दो चार लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो मेरे ख्याल से इज अ क्राइम। अगर ऐसी रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं तो इट शुड बी अ क्राइम, क्योंकि आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। इस जो भी एडिटोरियल जिन्होंने लिखा है, उन्होंने यहां पे क्या लिखा देखिए, आप सेकंड पैराग्राफ में पढ़िए। कोइंसिडेंटली ऑल द स्टूडेंट्स accused are student or activists who were in the forefront of mobilizing CA anti-CA protest। कोई बात नहीं। According to Delhi police, the mobilization of these protests was a larger conspiracy to create communal rights in Delhi। ये ओपिनियन है, मुझे नहीं मतलब है, ठीक है, तुम्हारा ये ओपिनियन है। As circumstantial evidence for conspiracy, several WhatsApp चैट्स, स्पीचेस एक्सेट्रा आर साइटेड। फैक्ट है, सही चीज है, मुझे नहीं मतलब है। फ्रॉम द जजमेंट इट इज नॉट क्लियर व्हाट इज द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ वायलेंस और इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस। फर्स्ट बोन ऑफ जो भी क्या छोड़ो, मैं बोलूंगा नहीं, शब्द नहीं मेरे आ रहे हैं। ये जो पहली चीज उन्होंने बोली है कि ये क्लियर नहीं, फ्रॉम द जजमेंट इट इज नॉट क्लियर कि क्या डायरेक्ट एविडेंस है वायलेंस या फिर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस के। तो इसको हम लोग कहीं पे लिख लेते हैं चल के। मान लीजिए कि यहां पे मैंने इसको लिख लिया कि पहला इन्होंने कहा कि कोई भी एविडेंस नहीं है कि इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस का। ठीक है, एक एक को मैं, दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट जो है वो मेरे पास रखा हुआ, पूरा पढ़ा है मैंने। ठीक है, एक एक पॉइंट को रिबट करूंगा और बताऊंगा कि कैसे या तो इन्होंने जजमेंट नहीं पढ़ा है और या फिर एक एजेंडा रन कर रहे हैं। ठीक है, तो हो गया कि कोई भी इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस का एविडेंस नहीं है को जजमेंट में, पहली बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट सेज दैट ऑन मैनी इंस्टेंसेस उमर खालिद मेड इंफ्लेमेटरी स्पीचेस। इट नेवर सेज दैट। इट सेज एक स्पीच की बात की है और बाकी में उमर खालिद को कंस्पिरेसी के लिए पकड़ाया गया है। आप अगर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उनको अगर कंस्पिरेसी के बारे में नहीं पता है तो वो जाएं और मेरे वीडियो पड़ा होगा मेरे ही चैनल पे, उसको पढ़ लें। मेरे जो फॉलोअर्स हैं चैनल के, वो आपसे ज्यादा कंस्पिरेसी के बारे में जान रहे हैं आपके आर्टिकल को देख के, मुझे लगता है। क्यों उमर खालिद को फंसाया गया है? आप जो कह रहे हैं कि क्यों उमर खालिद अंदर है, क्योंकि कंस्पिरेसी उन्होंने की थी, उन्होंने कंस्पायर किया था। कैसे कंस्पायर किया था? व्हील ऑफ कंस्पिरेसी के बारे में जानते हैं? मैं आपको बताता हूं। कसाब ने आके 26/11 का हमला यहां पे किया, लेकिन जो आरोपी थे वो पाकिस्तान में भी बैठे हुए थे। उन्होंने तो कोई काम किया नहीं था, वो तो आए नहीं थे, उन्होंने फैसिलिटेट किया था। जो पूरा जजमेंट है ये दिल्ली हाई कोर्ट का, ये बात करता है कि कैसे उमर खालिद और शर्जील इमाम ने एक दूसरे के साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को रचा। और इस षड्यंत्र को रचने, मैं दिल्ली हाई कोर्ट की भाषा बोल रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, प्राइमा फेसी उनको लगता है कि यहां पर एक षड्यंत्र रचा गया, एक कंस्पिरेसी हुई जिसमें उमर खालिद ने फैसिलिटेट किया और शर्जील इमाम ने कुछ कुछ स्पीचेस दी। ठीक है, इसलिए है। तो ये आपकी जो लाइन है ये फैक्चुअली गलत है।
It says that on many instances Umar Khalid made inflammatory speeches, but what exactly was the inflammatory speech of Khalid is not specified in the judgment. गलत है भाई, गलत है। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि कौन कौन सी इंफ्लेमेटरी स्पीच हैं जो, और वो भी देखो कितनी कितनी खूबसूरती से ये लोग कह रहे हैं कि खालिद की, उमर खालिद की कौन सी इंफ्लेमेटरी स्पीच है वो जजमेंट में नहीं दे रखी। अरे भाई वो कंस्पिरेसी में गया है, व्हील ऑफ कंस्पिरेसी में वो आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट चीख चीख के कह रही है कि प्राइमा फेसी शर्जील इमाम ने जो कहा वो इन्फ्लेमेटरी था, वो देश के खिलाफ था, और क्योंकि उमर खालिद ने कंस्पायर किया था तो एवरी पर्सन हु कंस्पायर टू डू एन ऑफेंस इज इक्वली लायबल फॉर दैट ऑफेंस। लेकिन यहां पे ये दिखाने के लिए कि देखिए उसने तो कुछ कहा ही नहीं, इस लाइन को जोड़ दिया गया कि बट व्हाट एग्जैक्टली वाज द इन्फ्लेमेटरी स्पीच ऑफ खालिद इज नॉट स्पेसिफाइड इन द जजमेंट। जबकि खालिद ने एक इन्फ्लेमेटरी स्पीच दी है, मैं बताऊंगा, जहां उसने ये कहा था कि खून बहेगा तभी सरकार झुकेगी। ठीक है, ये कहा है। मैं आपको पूरा जजमेंट जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। अभी तो मैं ये देख रहा हूं कि दूसरी चीज क्या है कि व्हाट वाज इन्फ्लेमेटरी, व्हाट वाज इन्फ्लेमेटरी, एक एक का जवाब दूंगा। ठीक है, ये आ गया। इट मे बी, हां, एज पर public reports the speeches of Umar Khalid appealed for Gandhian way of non-violent protest against the CAA। एक महान आदमी, एक महात्मा गांधी कह रहे हैं कि उमर खालिद जो बोल रहा था वो गांधीयन वे की बात कर रहा था। हटो यार, तुमको मैं दिखाई देता हूं। उमर खालिद की पेज नंबर 60 जो जजमेंट है इनका, उसके पेज नंबर 60 पर उमर खालिद की एक स्पीच हाईकोर्ट ने प्राइमा फेसी माना है कि उन्होंने कहा है, और वो ये थी कि अंटिल ब्लड इज नॉट स्पिल्ड द गवर्नमेंट विल नॉट बेंड। जब तक खून नहीं बहेगा सरकार नहीं झुकेगी। और ये आर्टिकल क्या कहता है, ये कहता है कि इट, हां, एज पर पब्लिक रिपोर्ट द स्पीचेस ऑफ उमर खालिद अपील्ड फॉर गांधीयन वे ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूएसए। खून बहाना नॉन वायलेंट है, खून बहाना गांधीयन प्रिंसिपल है। उस महान आदमी की बात कर रहे हो जिसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिर्फ इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि चौरी चौरा में वायलेंस हो गया था। अब उस महान आदमी को बोल रहे हो और इससे कंपेयर कर रहे हो उमर खालिद से, जिसने डायरेक्टली अपने उसमें कहा है कि जब तक खून नहीं बहेगा सरकार नहीं झुकेगी। ये गांधीयन वे नहीं था प्रोटेस्ट का। पता नहीं क्या आर्टिकल लिखा जा रहा है लाइव लॉ पे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कैसे उनको इनकलाब, सलाम और इन सबको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। देखिए मैं पहले ये पॉइंटर्स नोट कर लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा जजमेंट में क्या क्या बोला गया है। ठीक है। The High Court also appeared to have taken the view that propagating that CAA NRC was anti-Muslim legislation amount to delivering inflammatory speeches on communal lines to instigate a mass mobilization of members of the Muslim community। मतलब ये कह रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट को ऐसा लगता है, इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की है जजमेंट की, वो ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ये कहा होता कि CAA और NRC एंटी मुस्लिम है तो वो एक ऐसी स्पीच है लोगों को उकसा रही है। नहीं भाई, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। हाई कोर्ट ने कहा ही नहीं कि अगर तुम कहो कि CAA NRC एंटी मुस्लिम है तो लोगों को उकसाना हुआ। हाई कोर्ट ने पूरी स्पीचेस आपकी बताई कहां कहां आप उकसा रहे हैं, कैसे कैसे उकसा रहे हैं। अब आते हैं उन स्पीचेस पर हम लोग। सबसे पहले हम स्पीच पढ़ेंगे, वर्बेटम पढ़ेंगे, जिनको प्राइमा फेसी ट्रू माना है हाई कोर्ट ने, और देखेंगे कि क्या है। ठीक है। अब मैं शर्जील इमाम की ये स्पीच पढ़ रहा हूं, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने भारत के विरोध में नारे लगाए या फिर भारत के विरोध कंस्पिरेसी की, जिसके कारण दिल्ली की राइट हुए, और उनको अभी भी बेल नहीं मिल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की ये जजमेंट से मैं उनकी स्पीच को कोट कर रहा हूं। फ्राइडे नाइट को हल्का फुल्का वायलेंस हुआ था, मेरा भी चश्मा टूटा था, लेकिन हमें दिल्ली बंद इसलिए करना है कि आवाम को इनकन्वीनियंस हो। यह मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूं कि 5 लाख लोग हमारे, अर्ज कर चुका हूं, ये बहुत बड़े शायर हैं। ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूं कि 5 लाख लोग हमारे पास हों, ऑर्गेनाइज्ड हों, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पर, कि उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं। जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कटकर अलग हो जाए तो ये हमारी बात सुनेंगे। अच्छा, छोड़ो। नॉर्थ कोरिया में एक सजा है, काट के नाली में बहा देना। मैं अभी एकदम से मेरे ऊपर से आ गया। अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं,
फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहां से सप्लाई जा रहा है बंद करो। वो बंद कर सकते हैं, लेकिन चिकन नेक मुसलमानों का है वो जो इलाका, वो मुस्लिम अक्सरियत है। अब लाइव लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी इंफ्लेमेटरी स्पीच दी नहीं गई है। अगर इसको शर्जिल इमाम ने बोला है और उमर खालिद उसमें इन्वॉल्व थे, उस पूरे कंट्रोवर्सी में, उस पूरे व्हील ऑफ कंस्पिरेसी में, तो उमर खालिद भी इसके लिए लायबल है। जाइए सेक्शन 120 ए बी ऑफ इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 60 या 61 है भारतीय न्याय संहिता का, पढ़ लीजिए जाके। यही नहीं, और देखते हैं और कौन सी ऐसी स्पीच है जो उमर खालिद या फिर शर्जिल इमाम ने दी है और जिसके कारण उनको बेल नहीं मिल रही है। मैं दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा हूं और कौन सी स्पीच उन्होंने साइट की है जिसका हवाला देकर उन्होंने बेल डिनाई की है। मैं फिर से आपको पढ़ता हूं। अरे भाई, बिहार में डिटेंशन कैंप बनेगा तो क्या कीजिएगा, जाके जलाएगा कि नहीं उसको? 50-100 केसेस होंगे, हम पर भी एफआईआर है, इसके लिए इत्मीनान से हूं मैं, लेकिन ये कामयाबी तभी मिलेगी जब 100 शाहीन बाग बने। 100 शाहीन बाग कैसे बनेंगे? जब आप हिम्मत वाले 100 जवान लड़के पहली शफ्त में बैठे होंगे, आओ हमको मारो, आओ मारो, जितना मारना है मारो, हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं, हमको सड़क जाम करनी है, हमको हर हाईवे बंद करना है, केवल 4 हफ्ते हैं, सोच लीजिए 4 हफ्ते में क्या क्या कर सकते हैं। 4 हफ्ते हैं, लड़कों की कमी नहीं है, ये बात समझिए। घर से निकल जाइए काम करने, और काम करने का एक ही तरीका है, वो है सड़क बंद, माल बंद करो, इनका सामान हम जाने नहीं देंगे। जो सरकार पे जुल्म कर रही है, जो सरकार हम पे जुल्म कर रही है, उस सरकार को हम पैरालाइज कर देंगे। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन हैं। अगला जो हियरिंग है, अगले हियरिंग तक सरकार तो छोड़ो, कोर्ट को उसकी नानी याद आ जाए, ये हमारी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोर्ट किसी का नहीं है, सही बात है, तभी जेल में हो। दिल्ली में तो वैसे भी दिल्ली का ये कश्मीर बना नहीं सकते हैं, आपको भी पता है, इन्हीं की जलालत होगी, हमारी नहीं होगी। अगर ये दिल्ली में गोली चलवाएंगे, आर्मी लगाएंगे, तो ये जलालत किसकी है? मुसलमान की नहीं, सरकार की जलालत है। सरकार में मुसलमान है ही नहीं। ये इन्फ्लेमेटरी स्पीच नहीं है, ये शर्जिल इमाम जो बोल रहे हैं। और मैं कोई यहां वहां से नहीं कि ये डॉक्टरेट वीडियो ले आए हो। जब एविडेंस हम लोग ले जाते हैं तो सबसे पहले देखी जाती है कि ये रेलेवेंट है कि नहीं है, उसके बाद देखा जाता है, जो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो पूरी उसकी एक प्रोसीजर होता है कि डॉक्टरेट तो नहीं है। उस वीडियो को निकालने के बाद ये एविडेंसेस आते हैं ऐसे। अब ये मत कह देना कि अरे भाई तुम तो कहीं से भी उठा लाए होगे, एडिटेड वीडियो है, एआई का वीडियो है। मैं दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट कोट कर रहा हूं, जहां उन्होंने माना है कि प्राइमा फेसी उन लोगों ने ये स्पीच दी है, इसलिए उन पर ये केस बनता है और इसीलिए बेल नहीं मिल रही है। लाइव लॉ वाले थोड़ा बहुत पढ़ लें जो उन्होंने आर्टिकल लिख रखा है। पता नहीं उस आर्टिकल को अगर आप हटा नहीं रहे हैं तो एक बहुत बड़ा धब्बा है आपके पूरे इंस्टीट्यूट पर। वो फिर और पढ़ते हैं, यही नहीं, एक और स्पीच की बात कर लेते हैं। और भी कहीं स्पीच दी गई थी, अरे चली गई कहीं और देख लेते हैं। कहीं ना कहीं तो उन्होंने स्पीच दी थी, मैं कोर्ट में पढ़ रहा था। हाँ, ये देखो ख्वाहिश एक्सप्रेस हो रही है। शर्जिल इमाम भाई साहब एक और स्पीच देते हैं जिसपे कहा जाता है कि उनको बेल क्यों नहीं मिल रही है। उमर खालिद ने तो दी नहीं, उमर खालिद कोर्ट का मानना है कि पीछे से काम कर रहे थे, इसलिए उनको बेल नहीं मिली है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक और अंश, आज क्या कहेंगे, बहुत बड़े एक विद्वान शर्जिल इमाम की तरफ से। हमारी ख्वाहिश और हमारी आरजू यह है कि दिल्ली में चक्का जाम हो। यह तो आज हुआ है, यह चिंगारी थी, इसमें 4000 लोग थे, 3000 लोग थे। अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में हो हम और लोग आएंगे। हमारी ख्वाहिश है और हमारी आरजू यह है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि जिस जगह जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहर में चक्का जाम कर सकता है। ठीक है, क्या मुस्लिम हिंदू कर रहे थे भाई? तुम तो सेकुलर हो ना। अगर सीए एनआरसी किसी के खिलाफ गलत था तो हिंदू नहीं बोलता क्या? आप ही तो कहते हैं। क्या मुसलमान मुसलमान लगा रखे थे आप? सिर्फ मुसलमान गलत के खिलाफ बोलेंगे अगर आपके खिलाफ होगा तो, हिंदू नहीं बोलेगा? कहां देश को बांट के ले जा रहे हो? और पढ़ते हैं आगे। अरे भाई शर्म करो, 30% के बाद भी शहर चल क्यों रहा है? 30% मुसलमान है तो शहर चल क्यों रहा है? देश की राजधानी है जो लोग गुमराह कर रहे हैं। अरे ये दिल्ली है भाई, फ्लाईओवर गिरे जा रहा है, पूरी दुनिया को खबर होगी, समझ रहे हैं ना। और तीसरी चीज कि भैया लाठी खाने से ना डरें, यह चिंगारी जहां कहां जाएगी, आग कैसे लगेगी, आग लगाने के लिए हमको 2 काम करना होगा, लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, अव्वल, नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा।
अगर आपकी ख्वाहिश है कि हमें डिसरप्ट करना है तो हम खुद ऑर्गेनाइज होंगे, भले हम 5 लोगों से शुरुआत करें। पता नहीं शायद कोई दिक्कत आ गई थी तो वो कट हो गया वीडियो। लेकिन तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, देखिए बात यही निकल के आ रही है इन सब चीजों से कि जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बहुत बड़ा मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत मुझे परेशानी में रखा जा रहा है। हाँ ठीक है, आपका ट्रायल होना चाहिए टाइम पे, आपको हर वो जस्टिस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, कोर्ट को सब कुछ करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की कोर्ट इतनी ज्यादा क्या कहेंगे, मैं शब्द नहीं यूज करना चाहता हूं कोर्ट के लिए वो, क्योंकि वो फिर सही में अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इतनी भी खराब नहीं हुई है भारत की कोर्ट कि वो ये भी ना देखें कि कोई एक निर्दोष इतने दिनों तक इतना हाई प्रोफाइल केस में बंद है। ऐसा नहीं हुआ है। आपके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं और आप सीआरपीसी में नहीं गए हैं, आप यूएपीए में गए हैं, ठीक है। और यूएपीए में बेल मिलने की जो कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी उनका बार हाई होता है। वहां पर प्राइमा फेसी केस अगर एस्टेब्लिश कर दिया जाए तो फिर आपको बेल नहीं मिलती है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे इंटरप्रेट करता है कि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। देखो, ट्रायल अभी तक शुरू हो जाना चाहिए था। सॉरी, मैं इस बात के पूरे सहमति में हूं कि ट्रायल अभी तक शुरू हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ इस कारण से कि ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्या इनको बेल मिलेगी ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हम और आप नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने जो कहा है कि हम इस बेसिस पे आपको बेल नहीं देंगे क्योंकि आपके पास इनफ एविडेंसेस हैं प्राइमा फेसी, एज फार एज प्राइमा फेसी केस इज कंसर्न, यूएपीए में जो रिक्वायर्ड होता है कि हम आपको बेल ना दें। ये सिंपल सी बात है। तो ये जो पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि कोई भी स्पीच नहीं दी गई है, कोई भी कुछ भी नहीं किया गया है, देखिए अगर कोई भी एविडेंस अगर आप कोर्ट में लाना चाहते हैं तो वो स्क्रूटनी से निकलता है। उस स्क्रूटनी को जब ट्रायल में होता है तो क्रॉस और चीफ कहा जाता है, लेकिन फिर भी जब शुरुआत में भी लाया जाता है तो कहां से लाया गया, कैसे लाया गया, कोर्ट आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेती है। ये स्पीचेस पर अगर कोर्ट ने प्राइमा फेसी विश्वास किया है तो उसने पूछा होगा कि वो वीडियो दिखाओ, वो वीडियो आया है तो उसकी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया होगा कि कहीं ये डॉक्टरेट तो नहीं है। तो बहुत चीजें होती हैं, बहुत चीजें होती हैं जो कोर्ट में आती हैं और देखी जाती हैं। ऐसे ही किसी को भी नहीं ले लिया जाता है, ऐसे भी किसी को जेल में नहीं डाला जाता है। और सिरी, कैन यू जस्ट शट अप योर माउथ। तो यही सब चीजें निकल के इससे आ रही हैं। आप खुद बताइए कि अगर आप उस जगह बैठे होते जहां पर वो जज बैठा और ऐसी स्पीचेस को देखते तो आप क्या करते, उसको कमेंट में आप बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि सीआरपीसी और स्पेशल लॉ में जो बेल के प्रोविजन है उनमें अंतर क्या होता है, उस पर वीडियो हो तो बताइएगा, मैं आपको बना दूंगा। ये वीडियो नॉर्मल है क्योंकि ये सब देख सकते हैं, वो वीडियो लॉ स्टूडेंट्स के लिए होगा, वो समझेंगे कि क्या चीजें होती हैं इसमें और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।